नहीं, बहुत अच्छा महसूस होता है। और दूसरा जो जैसा आपने बताया था, जो 15 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं, उसमें आना हमारे लिए बहुत बड़ी वाक़ई है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक अच्छा पहल है कि जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करने का, उसमें जो है आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने हमें एक मौका दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद भी कहूँगा, ताकि जो है जो भी हमारा सोच है, ये सोच जो है लोगों के बीच में पहुँच के जो है, इससे कुछ लोग उत्साहित होकर जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास करके एक अच्छे ऑफ़िसर बन के हमारे देश को सेवा दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए सब चीज़ का जो भी व्यक्ति का सफलता के लिए कि प्राइम रीज़न तो जो है उनका फादर एंड मदर होते हैं, माता-पिता ही होते हैं। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका जो है उनका गुरु का होता है, और ईश्वर का आशीर्वाद जो है हर वक़्त बना रहना चाहिए हमें। तो मैं मेरा सक्सेस का जो है मेरा पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को और मेरा जो फैमिली मेंबर्स को मैं एट्रीब्यूट करूँगा। और डेफ़िनेटली बाय गॉड्स ग्रेस एंड एंसेस्टर्स ब्लेसिंग जो है, हम जो है इस सफल को जो है हम हासिल कर पाएँ। देखिए, जैसा यूपीएससी एग्ज़ाम जो है, इट इज़ नॉट अ फास्ट फूड टाइप ऑफ थिंग नहीं है। बहुत कॉशियसली हमें जो है एक प्रोसीजर जो है, एक प्रोसीजर है, काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है, क्योंकि दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द प्रोसीजर एंड अबाउट द सिलेक्शन। सो उस प्रोसीजर को गो थ्रू करने में हमें काफ़ी पेशेंस का आवश्यकता है, और पेशेंस से हम काम करते हैं। हो सकता है कोई मान लीजिए मैं ये कंपेयर करता हूँ, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है और किसी एक कंपनी का नौकरी है, एक दिन में रिटन टेस्ट होता है, एक दिन में इंटरव्यू होता है, सुबह गए, शाम को आपको येस और नो का आंसर मिल जाता है। लेकिन हमारा टाइम पे जो है, जो यूपीएससी एग्ज़ाम है, इट द एंटायर प्रोसीजर वाज़ लास्टिंग फॉर ऑलमोस्ट 1 1/2 ईयर्स। अभी तो थोड़ा शॉर्ट हुए ड्यू टू कंप्यूटराइज़ेशन अदर एडवांसमेंट। लेकिन जो प्रोसीजर है 1.5 साल लगभग या 1 साल लगभग होता है। उसमें हमारे लिए पेशेंस, संयम का बहुत आवश्यकता है। जब हम संयम रखते हैं, तब जो है हमारा पेरेंटल सपोर्ट जो है, जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट है, उनका जब उनका डिटर्मिनेशन पक्का है और पेरेंट का सपोर्ट है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही शुड बी लिविंग, या ही शुड बी सर्विंग इन ए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, ताकि उनका कभी भी लगता है कि मैं इस चीज़ को पार नहीं कर पा रहा हूँ, तब जो है ये सपोर्ट जो है दैट विल पुश हिम थ्रू दैट प्रोसीजर। क्योंकि हम ये कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफल हो जाता है, कुछ लोगों का जो है लास्ट अटेम्प्ट तक चलता है, कुछ लोगों का सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में। सो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। जब हमारा फेलियर होता है, इट इज़ अवर सराउंडिंग्स, हमारा फ्रेंड्स हो, हमारा पेरेंट्स हो, दे आर द पीपल, आर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हो, दे आर द पीपल हु विल स्टैंड एज अ सपोर्ट, दे विल मोटिवेट एंड अगेन पुश अस थ्रू द एंटायर प्रोसेस। सो ये सपोर्ट जो है पेरेंट्स का और रिलेटिव्स का, इट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज़ जो है इसमें मैं ये कहूँगा, ये सपोर्ट सब चीज़ काम करेगा तब व्हेन वी हैव अ सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस इन आवर सेल्फ दैट आई विल गेट थ्रू। जो भी हो, मैं इस प्रोसेस में हूँ, मैं ज़रूर जो है इस चीज़ को मैं पार करूँगा। तब वो एटीट्यूड हमारे पास है एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल विद द पॉजिटिव सपोर्ट फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स, विल बी डेफिनेटली एबल टू। देखिए, मैं पहले ही बता दिया था, ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है, ये एक इंस्टेंट विषय नहीं है। इट इज़ जैसा ये जॉब कितना चैलेंजिंग रहता है, उतना ही चैलेंजिंग है इतना इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी। सो जब हम सिलेक्शन प्रोसेस में हम गो थ्रू कर रहे हैं, डेफिनिटली देयर विल बी मेनी सिचुएशंस व्हिच विल बी वेरी एडवर्स।
जो प्रतिकूल आप बता रहे हैं, डेफिनेटली देयर विल बी मेनी सिचुएशंस, इट विल बी वेरी एडवर्स। लेकिन हमारा जब डिटर्मिनेशन होगा कि मैं जरूर इसको पास करूंगा, अब सेल्फ मोटिवेशन होगा, तो उस चीज जो है हमें उससे पार कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मैं जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम में जब मैं लिख रहा था, फर्स्ट 5 अटेम्प्ट जो है मैं प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो सी सैट अभी आजकल कहते हैं, हमारा टाइम पे इट इज कॉल्ड एज द प्रिलिमिनरी, फर्स्ट 5 अटेम्प्ट्स आई फेल्ड इन प्रिलिमिनरी इटसेल्फ। अभी 5 अटेम्प्ट तक कोई व्यक्ति जो है सिविल सर्विस एग्जाम को प्रिलिमिनरी पास कर नहीं कर पा रहा है, इट्स सभी कहते हैं कि यार अभी तो आपका छोड़ना ही सही रहेगा, क्योंकि आई वॉज मैरिड बाय द टाइम, माई फर्स्ट सन वॉज बॉर्न, तो सब चीज हो गया है। आई वॉज इन अ गुड जॉब, आई वॉज वर्किंग एज ए सीनियर इंजीनियर इन BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, अच्छा सैलरी था, सब कुछ था, सब सेटल था। तो सभी कहते हैं, मेरे कोलिग्स कहते हैं कि यार अभी तो आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप जब शुरू किए तो आप इंडिविजुअल थे, फिर शादी हुआ, अभी बच्चे भी हो गए, अभी आपको प्रमोशन भी हो रहा है, नाउ वो यू आर आफ्टर दैट, आपको तो 5 अटेम्प्ट्स आप फेल हो रहे थे, आई थिंक इट इज नॉट योर कप ऑफ टी। लेकिन मैंने उस चीज को विश्वास नहीं किया, मैंने सोचा था कि नहीं, इसमें जरूर मैं पास करूंगा। इसका जो इसका मेरे फैमिली में, मेरा वाइफ का मैं एट्रीब्यूट करूंगा, शी हैड अ कॉन्फिडेंस इन मी। मेरा टीचर्स को मैं कहूंगा, उन्होंने कहा था नहीं आप जरूर बनेंगे। तो मैंने जब 6th अटेम्प्ट में प्रिलिमिनरी पास किया, आई इमीडिएटली क्लियर्ड मेंस, इंटरव्यू गया, फाइनली आई कुडंट गेट थ्रू। So this is the last attempt which I had, 7th attempt which I had. उसके लिए I took a year break because due to some personal reasons I took a year break. Then I appeared again. उसमें प्रिलिमिनरी में जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 5 बार मैं फेल हो चुका हूँ। 7th अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट था। यू विल नो द नर्वसनेस दैट आई हैव टू क्लियर द प्रीलिम्स। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आया था, संडे का दिन था। मंडे शाम को एक न्यूज आइटम आया कि मेरा ऑप्शनल वाज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये क्वेश्चन पेपर जो है दे आर नॉट एबल टू अकाउंट, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिलिमिनरी इज कैंसल्ड, द एग्जाम विल बी कंडक्टेड अगेन। तो अगेन नर्वसनेस ये हो गया कि ऑलरेडी प्रीलिम्स में मैं वीक हूँ एंड नाउ इट्स अगेन कैंसल, नाउ अगेन 1 मंथ आई हैड टू प्रिपेयर फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो दोबारा प्रिपेयर किया, दोबारा लिखा, आई क्लियर द प्रीलिम्स। सो उसके बाद मैं मेंस में गया। मेंस का बीच में जो है आई फेल इल, आई हैड अ चिकनगुनिया फीवर। तब चेन्नई में एग्जाम के दौरान जो है दैट वाज स्प्रेडिंग, तो चिकनगुनिया आ गया था। फिर एक सप्ताह जो है आई वाज टोटली, आई कुडंट फोकस ऑन माय स्टडीज। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे लिए जो है लगभग 20 दिन का गैप था ड्यू टू शेड्यूलिंग ऑफ द एग्जाम। फिर रिकूप होके फिर लिखा था। सो लास्ट अटेम्प्ट में आई क्लियर्ड दैट एग्जाम, द एंटायर दिस थिंग, एंड फाइनली आई बिकम एन IPS ऑफिसर। सो ये आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति का 7-8 साल जो है मेहनत करना पड़ रहा है। डेफिनेटली देयर विल बी मूड स्विंग, देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स, बट देयर आर 2 थिंग्स व्हिच आई एम सेइंग, we should have a belief, because I would like to give a quote from Tirukural, in which Tiruvalluvar has told, Devatta lagadinenu muyarchitan meivartha kulitan, which means even if a thing which can be done by God, if you put the fruitful effort, true effort, you will get the benefit of it. मैं इसमें क्लियर करना, ईश्वर से ऐसा कोई काम नहीं जो ईश्वर से नहीं हो सकता है। लेकिन इनका देखिए, इन्होंने कहा कि कोई काम ऐसा है कि जिसका ईश्वर से भी नहीं हो सकता है, लेकिन आपका सच प्रयास हो उसमें तो आपका जरूर उसका फल मिलेगा। सो इस चीज को याद रखते हुए जो है, जो भी एडवर्स कंडीशन आता है, डेफिनेटली यू कैन टेक अ रेस्ट बट नेवर क्विट। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा इसमें, मेरे लाइफ से एनेक्डोट। जैसे 5वीं बार मैंने जब आई थिंक इट्स 2003 व्हेन आई वेंट फॉर माय सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दैट वाज द वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ ऑल माय प्रीलिम्स। उसके बाद मैंने फैसला किया, भाई ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, मेरे लिए हो ही नहीं सकता है। मैंने सारे बुक को बांध लिया, जाके मेरे घर का ऊपर जो रूम में शेल्फ होता है उस पर मैंने डाल दिया था। उसके बाद मैंने कहा था बिल्कुल नहीं, लेकिन पढ़ने का आदत तो रहता ही है। तो मैंने एक दिन यू कैन विन करके एक बुक है, शिव खेड़ा जी का है, उस बुक में अचानक बोला तो एक पोएम आया मेरे पास। उस पोएम को मैंने पढ़ा। लास्ट में इसमें ये लिखा था, उस पर सारांश बताना तो उसमें ये था कि आपको पता नहीं कि आपका कब सक्सेस मिलेगा। लास्ट में लिखा था रेस्ट इफ यू वांट बट डोंट क्विट। उसका ये था कि डोंट क्विट। उसको देख के मुझे जो है पुनः एक उत्साह मिला, मैंने दोबारा शुरू किया, फिर सक्सेस हासिल किया।
सी ऑल सर्विसेज एनी एग्जाम इज गुड. सो मैं ये कहूँगा, जैसा कि विद्यार्थी ने पूछा है कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस, आपका जरूर जो है अन्य एग्जाम में भी फोकस करना चाहिए. यू शुड डेफिनेटली हैव अ प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी. क्योंकि सिविल सर्विस ऐसा एक एग्जाम है, उसमें जो है आपको सभी तरीके का जो एक नॉलेज जो है आप गेन कर सकते हो. उसका जो है अन्य एग्जाम्स में जो है आप प्रयोग करके आप देख सकते हैं. उसमें दो एडवांटेज आपका मिलेगा. आपका जो भी मेहनत किया है, आपका एक वैलिडेशन ऑफ योर नॉलेज, उसका एप्लीकेशन कैसा हो रहा है, दैट विल आल्सो बी वेरी क्लियर. एंड बाय सम टाइम जो है आपका किसी एग्जाम क्लिक हो गए, आपने जो है उसमें नौकरी में ज्वाइन कर लिया, तो आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा. दूसरा मैं बताऊंगा, आई वर्कड एज एन इंजीनियर इन क्रॉम्पटन ग्रीव्स फॉर 3 years एंड आई वर्कड इन बीएचएल फॉर ऑलमोस्ट 10 years. 13 years वर्क एक्सपीरियंस का बाद जो है मैंने सिविल सर्विसेज में ज्वाइन किया है. सो आपका एक जॉब जो है हाथ में होना है, इट इज अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली, एंड you can face the civil service examination more confidently. So definitely you should focus on other exams also. But the main focus, target should be civil service exam. But at the same time आपका स्टेट का पीसीएस एग्जाम आ रहा है, या कोई कंपनी का एग्जाम आ रहा है, और कोई गवर्नमेंट एग्जाम या बैंक एग्जाम जो है, there are numerous examples in which people were in different services that ultimately came and ended up in civil services. See, actually that is हम ये कहेंगे ना, to achieve more. सो मैं एक्चुअली बीएचएल में जॉब कर रहा था, बहुत अच्छा नौकरी था, सेटल लाइफ था. फिर भी मेरे मन पे ये था कि हमें जो है सिविल सर्विसेज में आना है. मैं एक बात बताना भी चाहूँगा, आई एम ए 4th जनरेशन पुलिस ऑफिसर फ्रॉम माई फैमिली. सो हमारा जनरेशन में, हमारे परिवार में सभी कहते हैं यार अभी 3 जनरेशन में तो लगातार हम पुलिस वाले बन गए. और मेरा रिलेटिव्स जो भी है सब हमसे सीनियर है, सब जॉब में से डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर्स बन गए. उन्होंने एक दिन कहा था कि आप सिविल सर्विस क्लियर करेंगे तो आप आईपीएस ही बनेंगे. दैट वाज वे बैक इन 2000. I still remember the date. It was 5th of June 2000. मेरा कजन ब्रदर ही इज एमडी पीडियाट्रिशियन. उन्होंने ये कहा था कि आप इस एग्जाम पास करेंगे तो आप आईपीएस ही जरूर बनेंगे, क्योंकि अभी हमारा फैमिली में आप ही एक व्यक्ति है जो यूनिफॉर्म पहन सकते हैं. सो एक ड्राइव जो है हमारा फैमिली में जो है, एक हम कहते हैं ना कि एक चीज़ों को हासिल करके वी शुड ब्रेक द बैरियर्स. बिकॉज लोगों का मन पे ये होता है आईएएस आईपीएस तो अलग होते हैं, कहाँ डिफरेंट इससे आते हैं. हम ऐसा आम आदमी जो है, जैसा ऐसा कॉमन स्टूडेंट, या मैं इस बैकग्राउंड से हूँ मैं कर नहीं पाऊंगा, इस टाइप का बहुत सारे चीज़, एक फॉल्स इंप्रेशंस हम कह सकते हैं, वो चीज़ हमारे एफर्ट को रोकता है. उस चीज़ को मैं तोड़ना चाह रहा था, ताकि जो है हम एफर्ट करेंगे तो जरूर जो है हम उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं. जैसा आप जो है मेरा टाटा मोटर्स इंटरव्यू के बारे में पूछ रहे थे. टाटा मोटर्स इंटरव्यू व्हेन आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग फाइनल ईयर प्लेसमेंट में मैंने अटेंड किया था. एट द टाइम इट वाज कॉल्ड एज टेल्को. कैंपस प्लेसमेंट में आए हुए थे. सो फ्रॉम सर्क्यूट ब्रांच, दैट इज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, 3 ब्रांच मिलके जो है दे आर चूजिंग पीपल. तो मैं भी एक मेंबर था उसका, रिटर्न पास करके, ग्रुप डिस्कशन पास करके आई वाज कॉल्ड फॉर द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, दैट इज द फर्स्ट स्टेज इंटरव्यू. तो इंटरव्यू लगभग इट वेंट फॉर 40 minutes एंड द ओनली आंसर व्हिच आई गिव वाज सॉरी सर आई डोंट नो थ्रू द इंटरव्यू फॉर 40 minutes. फाइनली दैट पैनल दे आस्क्ड कि भाई आप बताओ कि आपका कौन से सब्जेक्ट जानते हो, हम एक सवाल पूछ सकते हैं ताकि आप एक चीज़ बता सकते हो. तो हमने बताया साहब इसमें पूछ लीजिए, मैं बता पाऊंगा. तो एक सिंपल सवाल उन्होंने पूछा, प्लीज ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन डायोड. 3rd सेमेस्टर का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का फर्स्ट चैप्टर में वो आता है. वो करके मैंने बाहर आ गया. सभी ने कहा था कि आपका जो है आपको ये कर देना चाहिए था, वैसा कह देना चाहिए था. मैंने कहा भाई जो चीज़ को हम नहीं जानते हैं आई विल नॉट कमिट, करके मैं आ गया था. मेरा एक फ्रेंड था क्लासमेट, उन्होंने कहा था कि आउट डेफिनेटली यू विल गेट थ्रू इन दिस इंटरव्यू. मैंने कहा ये एक सवाल के लिए भी मैंने जवाब नहीं दिया. लास्ट में उन्होंने मेरे से ही पूछा कि आप एक कैसा तो सब्जेक्ट बता दो, उसमें मैं सवाल पूछूंगा तो आप कम से कम इस इंटरव्यू में एक सवाल तो आपने जवाब तो आपने दिया है, तो इन्होंने मुझे जरूर सेलेक्ट नहीं करेंगे. लेकिन आई गॉट सेलेक्टेड इन दैट इंटरव्यू. ओनली थिंग इज आई नेवर लाइड इन दैट इंटरव्यू एंड दे वर आल्सो नोइंग जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ ये इनका लेवल का नहीं है और ये जरूर नहीं जानता है. लेकिन दे अप्रिशिएटेड 2 things इन मी.
दैट इज ए परसिवरेंस। 40 मिनट्स आपका एक क्या कहेंगे, एक चैलेंजिंग या थोड़ा सा एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में यू आर सिंपली कूली सिटिंग एंड यू आर सेइंग सॉरी सर आई डोंट नो। और दूसरा, कभी आपने कोई घुमाने के लिए बात नहीं किया। एंड दूसरा है, यू आर ट्रू टू योर सेल्फ। Like we also know that because when I spoke with that panel members after my selection, उन्होंने कहा था दो चीज भी अप्रिशिएटेड कि लाइक यू वर ट्रू टू योर सेल्फ एंड यू आर इन चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर ऑल्सो यू आर कीपिंग कूल एंड वी आर ओनली टेस्टिंग दैट, वी आर नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज बिकॉज योर नॉलेज एंड एवरीथिंग इज इन द पेपर, मार्कशीट में है, तो उसमें कुछ है नहीं है। तो ये यूपीएससी के लिए भी, यूपीएससी इंटरव्यू जब जाते हैं, अभी यूपीएससी के मेंबर्स बैठते हैं एंड पीपल विद डिफरेंट एक्सपीरियंस इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ फील्ड, दे कम एंड इंटरव्यू, तब हमें जो है बहुत क्लियरली ये बताना पड़ेगा कि जो जानते हैं हमें जो है उसको ग्रेसफुली रखना पड़ेगा, जो हम नहीं जानते बिकॉज वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो एनीथिंग, कि हम सबके लिए हमारे पास सवाल है, सबके लिए आप जवाब देंगे तो तभी हमें मार्क मिलेगा। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, मैं जब यूपीएस इंटरव्यू फाइनल अटेम्प्ट में कर रहा था, एक आई थिंक ही वाज अ प्रोफेसर फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, तो उन्होंने पूछा आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर? आंसर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। उन्होंने कहा था कि फैन का ब्लेड है वो पंखा घूम रहा था, उन्होंने कहा था कि फैन में कितने ब्लेड है? हमने कहा था 3 ब्लेड है। तो उन्होंने पूछा था कि क्या स्पेसिंग है? मैंने कहा था 120 डिग्री ईच। सो नेक्स्ट सवाल हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाई दे हैव बीन प्लेस्ड इन 120 डिग्री? आई टोल्ड सर इट विल गिव द मैक्सिमम एयर फ्लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 120 डिग्री एंड मैक्सिमम एयर फ्लो, हाउ दिस टू थिंग्स आर कनेक्टेड? आई टोल्ड देम सर सॉरी सर आई डोंट नो। आई मीन इतना मुझे पता है क्योंकि उस मोमेंट में जो है I was not able to derive कि 120 डिग्री एंड मैक्सिमम एयर फ्लो कैसा होता है। आई ग्रेसफुली आई टोल्ड कि सर सॉरी सर आई डोंट नो। तो ही वाज आल्सो वेरी ग्रेसफुल एनफ टू से कि ठीक है कोई बात नहीं, हम अगले सवाल पे हम जाएंगे करके। सो व्हाट एवर वी नो वी शुड बी एबल टू एक्सप्रेस एंड व्हाट एवर वी आर एक्सप्रेसिंग वी शुड स्टैंड फर्म ऑन इट। See, definitely क्योंकि जो हमारे सामने बैठे हैं, वी आर अ सिंगल पर्सन appearing before a board which comprises around 5 members. So 5 members उसमें साइकोलॉजिस्ट भी होंगे, एक चेयरमैन है एंड डिफरेंट फील्ड का ऑफिसर्स है, एजुकेशनलिस्ट है, सभी लोग हैं। सो इतने लोग जो है आधा घंटे के अंदर जो है हमें जो है दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन भी है। सो सिविल सर्विस एग्जाम हो या किसी एग्जाम हो, आपको एक चीज़ करना चाहिए, जब भी आप फॉर्म वगैरह भरते हैं उसमें जो सही चीज़, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया आई यूज्ड टू, हॉबीज क्या है? रीडिंग बुक्स। अब बुक्स में लिख रहा हूँ, आई शुड बी एबल टू टेल विच आर ऑल द बुक्स विच आई यूज्ड टू रीड। उसमें एक सवाल जरूर आएंगे तो हमें कहना पड़ेगा अभी मैंने कभी बुक ही नहीं पढ़ा, मैंने लिख दिया कि आई हॉबीज रीडिंग बुक्स। इफ दे आस्क मी कि भाई आप कौन सी बुक पढ़ते हो, तो मैं सिविल सर्विस बुक्स ही पढ़ता हूं, बिकॉज हॉबी एंड योर प्रिपरेशन तो बोथ आर डिफरेंट। लाइक अगेन आपने पूछ लिया तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, माय हॉबी वाज रीडिंग बुक्स। So in the panel they asked me ki, so what type of books you read? I told sir I read the books of Dr. APJ Abdul Kalam and motivational books. So since my journey was for almost 7-8 years, they told so motivation book का वजह से जो है आप इतना perseverance से आप इतना attempt दिया है। मैंने कहा yes sir। तो which books inspired you the most and how? So the same You Can Win का story मैंने बताया था उनका, तो they were convinced, like they were knowing कि I'm not bluffing anything, the entire thing which I put the fact before them। अभी कोई चीज मैंने कह दिया मैं साइंस फिक्शन पढ़ता हूँ, ऐसा पढ़ता हूँ, बहुत सारी चीज हमने नहीं किया, उसको कमिट कर दिया, तो देन वी विल डेफिनेटली विल बी लैंडिंग अप इन ट्रबल। सो बेसिक थिंग इज बी सिंपल, बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। दे जस्ट वांट टू सी व्हाट यू आर सेइंग यू नो, हाउ मच यू नो। दे डोंट वांट टू टेस्ट यू ऑन थिंग्स व्हिच यू डोंट नो, दे वांट टू जस्ट टेस्ट यू ऑन थिंग्स व्हिच यू हैव सेड कि आई नो। यस। See, actually, what I feel is every exam is a strategy.
every exam is a strategy. Definitely every exam demands a knowledge, उसमें तो there is no doubt. But what strategy you are going to employ, that decides your success or failure. Now जैसा है, we should make our own strategy, because some people, like I am used to read late in night, like 1 o'clock or 2 o'clock I will be able to read. That is my habit. And someone who is my friend, he has up reading out from morning 4 o'clock onwards. He will not be able to sit after 10 o'clock in the night. So we should पहले जो है हमें ये डिसाइड करना है जिस टाइप का तैयारी मुझे करना है, जिस टाइम में जो है मैं मैक्सिमम ग्रास्प कर पाऊँगा. दूसरा, व्हेन यू आर चूसिंग और ऑप्शन, अभी सिविल सर्विस का पैटर्न भी चेंज होते जा रहा है. जैसा अभी मैं सी सेट का बारे में बताऊंगा, जो पेपर 1 जो है, जो जिसका हमारा सी एस का इक्वलेंट, अब जी एस का इक्वलेंट कहते हैं, उसमें देर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक हिस्ट्री इज देयर, ज्योग्राफी इज देयर, इकोनॉमिक इज देयर, कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज देयर, करंट इवेंट्स इज देयर. सो इसमें हमें जो है पहले हमें अपने आप को मैप करना है किस एरिया में मैं कितने स्ट्रांग. जैसा मैं मेरे कहानी बताऊंगा, एंशिएंट इंडिया एंड मिडिवल इंडिया मेरे लिए बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट आई एम गुड इन मॉडर्न इंडिया रिलेटिवली. एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा ऑप्शनल था, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइप का चीज़ें मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट था उसमें. नाउ आई एम फेलिंग इन प्रीलिम्स. I analyzed. I was saying there was around 34 questions is coming from geography. I am talking about the preliminary time में जो GS होता है, 34 questions from geography. So 34 questions में जो है out of 150 questions, 34 questions मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा. I made geography as my second option. Obviously इंटरेस्ट हो गया. पहले 34 में 4 और 5 जो करेक्ट होता है, when I made geography as my optional, I got around 20 questions right out of 34. सो हमारे वीकनेस को पहले जो है हमें स्टडी करना है. आई मीन एवरी क्वेश्चन पेपर कंपोजिशन शुड बी स्टडीड. कितने हिस्ट्री से आ रहा है, कितने करंट अफेयर से आ रहा है, कितना जो इसमें आ रहा है, मेरा परफॉर्मेंस लेवल उसमें कैसा है, तो उसमें मुझे कैसा करना है. क्योंकि नाउ आई थिंक द पैटर्न इज सी सेट में जो पेपर 1 है, दैट इज आई मीन एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है कॉम्पिटिटिव. पेपर 2 इज क्वालिफाइंग इन नेचर, क्योंकि उसमें इंग्लिश कुछ एप्टीट्यूड आ रहा है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जो है दैट इज मेड एज क्वालिफाइंग इन नेचर. वेरएज आपका मेरिट जो पेपर 1 में होता है उस डिसाइड करता है. तो उसी पेपर में कितना मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ. जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स मेरे लिए वीक है. आई एम ऑल्सो वीक इन इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, बिकॉज बेसिकली फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में वीक है. रिपीटेडली यूज टू प्रैक्टिस. सो उसमें मान लीजिए 10 क्वेश्चन भी आ रहा है, तो मैं जो है 5-6 कितना हम ज़्यादा कर सकते हैं वो ठीक है. ये जो है मैंने जो फर्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ. सेकेंड स्टेज ऑफ द एग्जाम जो मेन्स एग्जाम है, उसके लिए गो थ्रू द सिलेबस थरोली. और दूसरी एक बात है, सिलेबस जैसा आप करें, यूपीएससी से वास्ट सी कि इट्स अ वेरी बिग सिलेबस. एंड जैसा हम एग्ज़ाम में जाते हैं, तो मैं इंजीनियर हूँ, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन लेके मैं लिख रहा हूँ. मेरे साथ में जो बैठ के लिखता है वो हो सकता है इज अ PhD इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनका नॉलेज लेवल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा नॉलेज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली डिफर. बट यूपीएससी व्हाट दे प्रेफर, कितना ओरिजिनलिटी है. यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली. कोई भी चीज़ है, जो भी पेपर लेते हैं, आप अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, स्वाट, उसको कर दीजिए उसमें. ये टॉपिक जो है मेरे लिए स्ट्रांग है, ये टॉपिक जो है मेरे लिए वीक है, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे लिए थ्रेट है. अभी मैं बताऊंगा, जैसा मैं कोई पेपर लेता हूँ उसमें कौन कौन सी टॉपिक्स मेरे लिए स्ट्रेंथ है, क्योंकि एवरी पर्सन हैज़ अ फ्लैर. अब जैसा भी है, किसी का कुछ चीज़ में पसंद होता है, कुछ चीज़ में नफरत होता है. दैट यू कैनॉट अवॉइड, एवरी ह्यूमन हैज़ इट. सो आपने एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट आप लेंगे, उसमें आपका कुछ फेवरेट एरिया होगा. किसी का ज्योग्राफी में मैप वर्कआउट करना बहुत अच्छा इंटरेस्ट होगा, किसी का जो है रीजनल ज्योग्राफी में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होगा, या किसी के ज्योग्राफी के थ्योरीज के ऊपर बहुत अच्छा इंटरेस्ट होगा. तो उस चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना है. सेकेंड चीज़ जो है, यू हैव टू आइडेंटिफाई वीकनेस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. वीकनेस आइडेंटिफाई करने के बाद उसको वर्कआउट करना है. मान लीजिए मुझे मैप नहीं आता है, यूपीएससी में जो है आई एम नॉट वेरी गुड इन मैप्स. अरे इतने सीज को याद रखना है, इतने स्टेट्स को याद रखना है, कैसा करूँ मैं. तो रिपीटेड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो डेफिनेटली आपका वीक एरिया में, मान लीजिए स्ट्रांग एरिया में वी आर स्पेंडिंग हाफ एन आवर, स्पेंड एटलीस्ट 1 आवर इन योर वीकर एरिया, तो आपका वो इंप्रूव होगा. अपॉर्चुनिटी क्या है, जैसा मेरा स्टाइल में बताऊंगा, सिलेबस इज वास्ट, वी कैनॉट मग अप. सो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मैं ऐसा सवाल लेके लिखूंगा, जवाब दूंगा
जिसमें एक एनालिटिकल, एक एनालिसिस, मैं ऐसे इंडिविजुअल एक ओपिनियन रख सकता हूँ. बिकॉज ऑलवेज इन अ क्वेश्चन पेपर यू कैन सी टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. वन इज एनालिटिकल क्वेश्चन होता है, अनदर इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन होता है. जब आप फैक्चुअल क्वेश्चन लिखते हैं, जो भी उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है वो डेफिनेटली हो सकता है आपसे एक एज आगे गेन कर सकता है. जब एनालिटिकल आते हैं, उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू में कैसा आप रख सकते हैं. अभी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये क्वेश्चन कहूँगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो भी ऑप्शन लेते हैं, इसमें एक हेनरी फायोल करके एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंटिस्ट है, उनका एस्पिरिट डी कोर करके एक कॉन्सेप्ट है. दैट इज़ अ रीजन, आई मीन रीसेंट कॉन्सेप्ट, मे बी बिगिनिंग ऑफ द 1920th सेंचुरी का. मैक्स वेबर जो जर्मन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कॉलर है, उनका एक इम्पर्सनैलिटी, लाइक जो पद है, पद अलग है, इंडिविजुअल अलग है. एस्पिरिट डी कोर ये कहता है कि एवरीबडी शुड वर्क एज अ टीम. इम्पर्सनल ये कहता है किसी चीज़ को पब्लिक सर्वेंट को ओन नहीं करना चाहिए. जैसा आज मैं जिले के एसएसपी हूँ, तो एसएसपी इज अ इंस्टीट्यूशन, आई एम एन इंडिविजुअल. इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग. दैट वाज अ कॉन्सेप्ट. एंड एस्पिरिट डी कोर जो है, सब बराबर है, आपका ऐसा टीम काम करना है. मेरा इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एस्पिरिट डी कोर ऑफ हेनरी फायोल एंड इम्पर्सनैलिटी ऑफ मैक्स वेबर आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर. तो इसका मेरा जवाब ये था, मैंने ये लिखा था, व्हेन 17th सेंचुरी में व्हेन थिंग्स वर इवॉल्विंग, उसी वक्त ये चीज़ था कि क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेशन का साइंस डेवलप हो रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए, दैट वाज डिफरेंट. जैसा हम उसमें ये हुए, चलते चलते जो है देयर वाज अ नीड फॉर अ टीम वर्क. सो उसी ज़माने का ये था, इसी ज़माने का ये है. और इस टीम वर्क के साथ भी जो है आप एक इम्पर्सनैलिटी को लेके जा सकते हो. इट्स नॉट दैट यू कैन बी इम्पर्सनल एंड यू कैन नॉट हैव अ टीम वर्क. वो कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं है, दोनों में एक साथ लेके आप जा सकते. ऐसा एक एनालिटिकल आंसर मैंने किया था, दैट वाज वेरी वेल रिसीव्ड, क्योंकि मार्क मुझे जो 170 आउट ऑफ 300 इज वेरी गुड स्कोर. सेकंड एक क्वेश्चन बताऊंगा. देयर वाज अ क्वेश्चन विच आस्क्ड मी कि गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर. पता नहीं उस दिन क्लास में मैं गया नहीं था, मेरे इंस्टीट्यूट में जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो भी पढ़ते थे, उन्होंने लगा था कि हाँ सर, कहाँ डेमोक्रेसी है, गुड गवर्नेंस नहीं हो सकता. लेकिन मेरा सवाल ये था कि डेमोक्रेसी कहाँ होता है, वहाँ ही गुड गवर्नेंस हो सकता है. क्योंकि मैंने ऐसा मैथमेटिक्स इक्वेशन किया था, गुड गवर्नेंस का वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन क्या है, डेमोक्रेसी का क्या है. अभी इफ गुड गवर्नेंस कैन नॉट बी इन डेमोक्रेसी, वेयर इट कैन बी. तो ये दोनों के बाद दैट वाज आल्सो वेल रिसीव्ड. सो ये टाइप का जो एनालिटिकल क्वेश्चंस है, उसको जब आप लिखते हैं तो वो आपका इंडिविजुअल ओपिनियन हो जाता है, वो दैट विल बी वेल रिसीव्ड. वही राइट एंड नोट ऑन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो सभी ने बुक पकड़ के लेके आके तुरंत लिख देंगे. सो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू चूज इन योर एग्जामिनेशन, सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी. मेरे लिए जो है, जो एनालिटिकल क्वेश्चन है, दैट इज माई अपॉर्चुनिटी. एंड दूसरा है, मैं जैसा ज्योग्राफी में रीजनल प्लानिंग का सब्जेक्ट आता है, आई डोंट राइट फ्रॉम द ज्योग्राफी बुक्स, आई राइट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स बुक्स. जो भी हम जनरल स्टडीज़ का तैयार किया, उसको आप यूज़ करो. इसमें थ्रेट क्या है मेरे लिए, क्योंकि मैं वर्क कर रहा था, ज़्यादा समय फोकस नहीं कर पाया. जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मैं सोचता हूँ मेरे लिए थ्रेट है. जैसा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखो, या इंडियन मानसून के बारे में लिखो, तो हु इज़ वेल वेस्ड इन ज्योग्राफी, हु इज़ वेल वेस्ड इन पब्लिक, वो 6-7 पेज जो है आराम से बढ़िया तरीके से वो रिक्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या थियरी है, क्या है, पूरा लिख देगा. सो वी शुड नो व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ, वीकनेस. ऑल्सो मेरा क्वेश्चन आंसर पेपर आप देखेंगे, मैं सारे क्वेश्चन ऐसा लेता हूँ जिसमें जो है आई कैन एक्सप्रेस में एनालिटिकल क्वेश्चन. सो उसमें एडवांटेज क्या होता है, एवरीवन आंसर इज डिफरेंट, द एग्जामिनर विल नॉट बी एबल टू, अरे यार ये तो सभी लोग लिख के आ रहे हैं आपने. सो डिफरेंट देखने के बाद जो है यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट. लेकिन उसमें एक चीज़ है, हमें एक एनालिटिकल राइटिंग का माइंडसेट होना चाहिए, दैट कम्स बाय प्रैक्टिस. कितना सोचते हैं, कितना अंडरस्टैंड करते हैं. यस. So that's are the two things which I was telling. NCERT बुक्स जो है, जैसा सिविल सर्विस एग्जाम में तो 2 पार्ट है. अभी इंटरव्यू के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं. वन थिंग इज द
CSAT or the prelims which I called during my own days. Second is the mains. द फर्स्ट लेवल ऑफ द एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव. उसमें एक सवाल पूछा जाता है, 4 जवाब है, उसमें बेस्ट को आपको पिकअप करके विच इज द राइट आंसर यू शुड चूज इट एंड यू हैव टू गिव इट. सो एनसीईआरटी बुक जो है आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अच्छा है. जैसा जो भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स है वो जैसा शुरू करते हैं, जैसा 6th से लेके 12th तक 10th तक रेकमेंड करते हैं कि आप उसका साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ को जो सिविल सर्विसेज में जो आता है उसका एक बार पढ़ लें. बहुत मुश्किल नहीं होता है ये. इसलिए एक ब्रश करो कि जब हम सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं हम तो कम से कम डिग्री कंप्लीट कर दिए होते हैं या कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं. तब जो है व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक ए क्विक ब्रश थ्रू. एक 6 स्टैंडर्ड बुक लेंगे ना, आपको भी लगता है यार इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है क्या, क्योंकि जैसा आप डिग्री में कॉम्प्लीट करके हमने पढ़ा होगा उसका बहुत सिंपली एक केस में तो इट मेक्स योर कॉन्सेप्ट क्लियर. सो दैट विल बी वेरी गुड थिंग फॉर यू टू डेवलप योर फंडामेंटल्स. सो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में जब आप जाते हैं एक फंडामेंटल क्लियर करने के लिए आपके एनसीईआरटी बुक्स का जो है एक बार किसी चीज़ को सिविल सर्विस पढ़ते वक्त नेवर ट्राई टू मेमोराइज एनीथिंग, ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स बट डोंट मेमोराइज. हो सकता है कि जैसा अभी मेरा BHL में मेरा बैच पढ़ता है ना, वैसे 2005 बैच IAS ऑफिसर, जब हम लोग भी कोर्स करेक्शन करते रहते, जैसे इंजीनियरिंग का ऑप्शनल लेके हमने लिखा था पेपर में, वो कहता था कि मैं 40 मिनट लेता हूँ 2 घंटे का ऑप्शनल, क्योंकि हमारा टाइम पे प्रिलिमिनरी में वी यूज्ड टू हैव 1 ऑप्शनल पेपर 1 GS पेपर. वो कहता है 40 मिनट में जो आउट ऑफ 2 आवर्स आई विल कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन, क्योंकि उनका मेमोरी पावर शार्प था. तो हिस्ट्री का सारे डेट्स वगैरह जो है वो पिन पॉइंट याद रखता था. 40 मिनट में ही सॉल्व द पेपर. तो वो उनका स्ट्रांग है. सो वो उनका ऑप्शनल हिस्ट्री है. तो हमें जो है इस टाइप का चीज़ों को जो है आपका जो है CBSE NCERT बुक्स का पढ़ने के बाद जो है देन यू कैन कम टू द नेक्स्ट लेवल जो आपका रिकमेंडेड बुक्स फॉर सिविल सर्विसेज. उसमें आपका लेवल को टेस्ट करना है आपका कि बट NCERT बुक विल रिमेन एज द फंडामेंटल. सो मेंस जब व्हेन यू आर गोइंग फॉर द CSAT, अभी तो CSAT में ऑप्शनल का इशू नहीं है, आपका GS का ही है. उसमें कुछ फैक्ट्स को जो है वी हैव टू रिमेंबर, लेकिन पूरा बुक का जो है मैं ग्रास्प करना था. आवर मेमोरी कितना है, कितने GB है, वी आर नॉट कंप्यूटर्स, वी आर ह्यूमन बींग्स. सो उस चीज़ को आप अंदर लेके रख दीजिए. एंड व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर द CSAT, मैं प्रिलिमिनरी कहूँगा क्योंकि मेरा आदत कि आप गो फॉर सॉल्विंग मोर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. आप जब सॉल्व करते हो, जिस चैप्टर आपने पढ़ लिया, मान लीजिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें आप मॉडर्न इंडिया में आप लिख रहे हो, तो अब एक सवाल आया, आपका आइडिया नहीं कि यार मैंने पढ़ा था लेकिन इस पॉइंट को मैंने बुक पे देखा नहीं है. एंड यू इमीडिएटली आफ्टर द टेस्ट यू रेफर टू इट. आपका वो चीज़ जो है ना आपका मन पे इतने लग जाएगा ना, कभी एग्जाम में उसी क्वेश्चन आया होगा तो आप कभी गलत नहीं करेंगे. और कहाँ आप वीक है, देयर आर सो मेनी क्वेश्चन बैंक. आजकल तो नेट का ज़माना भी है, हम जब पढ़ रहे थे नेट का तो इतना तो नहीं है. तो उसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कम से कम जो है 50 क्वेश्चंस, लाइक आई एम गोइंग फॉर CSAT पेपर 1, मुझे इकोनॉमिक्स वीक है तो एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस पर डे जो है मुझे कहाँ से भी क्वेश्चन बैंक से निकाल कर मुझे लगातार प्रैक्टिस करना चाहिए. सो दैट इज फॉर द प्रिलिमिनरी पार्ट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव पार्ट. सब्जेक्टिव पार्ट आता है, यू शुड हैव अ कॉन्सेप्ट, मैं कैसा इसका जवाब मैं दे पाऊँगा, इसका हाउ आई विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. क्योंकि आपका जो है लगभग जो है अभी तो 2 मार्क को भी आ गया, क्योंकि आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस चीज़ में, जो भी एस्पिरेंट है, कोई चीज़ को जो है कॉन्सेप्ट को 2 मार्क का क्वेश्चन को लिखना जो है, जैसा मैं आपको एक एनेक्डोट में बताना चाहिए. एक एडवर्टाइजमेंट लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट टीवी का एक कमर्शियल आ रहा है, उनका 30 सेकेंड्स 1 मिनट में जो है वो मैसेज को जो है उनको कन्वे करना पड़ेगा ऑडियंस को. दैट इज़ वेरी टफ. और दूसरा एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं आधा घंटे के लिए, तो यू हैव गॉट 30 मिनट का टाइम है आपका पास, तो आप थोड़ा सा आगे पीछे उसको करके आप एडजस्ट कर सकते हैं. लेकिन 2 मिनट का अंदर या 1 मिनट का अंदर एक मैसेज को पब्लिक को कन्वे करना है मुझे, तो वी हैव टू वेरी शार्प. सो उसी पैटर्न का हिसाब से जो है आपको उसी तैयारियाँ 2 मार्क में आएंगे तो मैं कैसा लिखूंगा. क्योंकि सिविल सर्विस में एक बात है, वी हैव सीन सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2 मार्क्स. हमारे टाइम पे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 5 मार्क्स ऑल्सो, सेम क्वेश्चन आस्क्ड इन 60 मार्क्स ऑल्सो. तो आपको डिसाइड करना है कि कैसा उस चीज़ को प्रेजेंट कर पाए. सो यू शुड ऑलवेज व्हेन यू आर प्रिपेयर करने के बाद जो है जब आप असिमुलेट करते हो, आपको एक चीज़ देखना है, ये 2 मार्क में आया तो मैं कैसा इसको लिखूंगा, 5 मार्क आया तो मैं कैसा. अभी 60 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, अभी आई थिंक इट्स 2 and 5 मार्क्स या 10 मार्क्स या 20 मार्क्स तक है, मैं कैसा लिखूंगा.
वो चीज़ आपका जो है ये करना चाहिए, वो चीज़ को आपको एक मेंटल फ्रेम में आपको खुद बनाना है, एंड यू शुड प्रैक्टिस एंड गेट इट एवेल्यूटेड बाय योर गुड टीचर और प्रोफेसर होमसोवर इज गाइडिंग यू, सो दैट आपका राइटिंग का ट्रेंड वो चेक कर सकते हैं। जैसा हम इंटरव्यू की बात करते हैं, जैसा आप इंटरव्यू के लिए करते हैं, तो इंटरव्यू में तो कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ चीज़ जो है, जैसा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, ठीक है, मुझे पता नहीं है, तो कोई इतना एडवर्स नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका बारे में कुछ पूछ लिया, आप उसका सही तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाए, वो थोड़ा सा आपका एडवर्स पड़ सकता है। सो इंटरव्यू के जब जाते हैं, आप एक चीज़ पूछना चाहिए कि कितने मेरे बारे में कितने सवाल आ सकता है, मेरे सब्जेक्ट के बारे में कितना सवाल आ सकता है, या जो है कोई मेरा ऑप्शनल का संबंधित अभी करंट हैपनिंग्स में तो ऐसा नहीं हो रहा है कि दो मुझे सिंक्रोनाइज करके अभी बताना है, तो उस टाइप का चीज़ से जो है आप डिस्कस करके आपका एक बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि केवल पढ़ने से नहीं है, आप कितना थॉट प्रोसेस रखते हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ दिस थिंग। सो CSAT के लिए कैसा प्रिपेयर करना, मेंस के लिए जो है कैसा प्रिपेयर करना, और इंटरव्यू के लिए कैसा करना, ये तीनों अलग अलग है। कुछ लोग तो शुरू से कहते थे मैं मेंस का पढ़ूंगा या CSAT का पढ़ूंगा, हैव अ डिफरेंट अप्रोच, लेकिन इंटीग्रेट एवरीथिंग। जो मेंस का जो है, जैसा मैं बताऊंगा, मैं ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेंस पेपर लेके देखेंगे, कभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल का नंबर कभी जिक्र नहीं करता हूँ, आवश्यक नहीं है। अल्टीमेटली इफ दे से कि साहब फाइनेंशियल पावर ऑफ द यूनियन क्या है, फाइनेंशियल पावर ऑफ द स्टेट क्या है, आपको उस चीज़ को आप कितना अंडरस्टैंडिंग है, वो आपका जो है मेंस में देखेंगे। या प्रेसिडेंशियल पावर्स क्या क्या है, प्रेसिडेंशियल पावर्स और गवर्नर का पावर्स में क्या डिफरेंस है, उसका एनालिसिस जो है दे विल बी सीइंग इट इन द मेंस। लेकिन प्रीलिम में क्या पता है कौन सी आर्टिकल से जो है प्रेसिडेंट इस पावर को डिराइव करते हैं। सो वो एक चीज़ आपने पढ़ लिया, उसका नेक्स्ट लेवल में जो है आप इसमें लेके जा सकते हैं। इस टाइप का यू हैव टू कैटेगराइज ऑन योर प्रिपरेशन एंड यू हैव टू इंटीग्रेट करेंगे तो फिर आपका बहुत अच्छा एक रिजल्ट आ जाएगा। तीनों डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, लेकिन आपका सक्सेस जो तीनों को कैसा इंटीग्रेट करेंगे उसी में है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।